नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर एकेडमी पर। और अपनी जो सीरीज चल रही है शॉर्ट नोट्स की रैपिड फायर रिवीजन वाली, जिसमें हम कर रहे हैं एशियंट इंडिया का रिवीजन, यानी प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो मैंने हर प्रत्येक राजवंश पर वीडियो बना के डाला है, प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो बना के डाला है 10-12 मिनट का, जो कि मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। इसी दृष्टि से मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू करी है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो। करते हैं शुरू। तो आज का आपका जो टॉपिक है इस वीडियो में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका सातवाहन राजवंश, जो कि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश जिससे क्वेश्चन आता है तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी रहेगी, क्योंकि मैंने इसमें आज तक के आए हुए सारे PYQ और महत्वपूर्ण फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है उन सबको ऐड ऑन कर रखा है। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। करते शुरू सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश का एक परिचय लेते हैं। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था आपका सिमुक नाम का शासक, जिसने इस वंश की स्थापना करी। इसका जो टाइम पीरियड किया रहा सर, तो सातवाहन वंश का जो टाइम पीरियड था, जो काल था, वो रहा 1 शताब्दी ईसा पूर्व, यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी ईस्वी तक का। ये जो 400 सालों का ये जो टाइम पीरियड रहा, ये सातवाहन वंश का टाइम पीरियड रहा। उसके बाद ये किस क्षेत्र से संबंधित था, तो ये मैंने मैप में भी दर्शा रखा है, यानी दक्कन वाले क्षेत्र में आपका विस्तृत है, यानी दक्कन का जो पठार है वो जो फैला हुआ है आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, उस इलाके में ये वंश का शासन रहा या इनका आधिपत्य रहा। बात करते हैं इनकी राजधानी की, जो बार बार पूछी जाती है। तो प्रतिष्ठान या पैठन नाम की एक जगह पड़ती है, वो इनकी राजधानी रही और इनकी समृद्धि का केंद्र रही। ठीक है, तो ये था इनका बेसिक परिचय। अब बात करते हैं कौन कौन से शासक हुए इस राजवंश में। तो इस राजवंश का जो संस्थापक शासक था, पहला जो शासक था वो था सिमुक। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो शासक बनता है वो था सातकर्णी फर्स्ट। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसकी हम आगे अगली वाली स्लाइड में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अंतिम जो शक्तिशाली इनका शासक हुआ वो था वशिष्ठ पुत्र पुलोमी। ठीक है, तो वो ये 4 जो शासक थे इसके प्रमुख शासक हुए। ठीक है, बाकी अन्य तो और से शासक हुए। मैं चाहूँ तो सातवाहन वंश को 1 घंटा 2 घंटे में पूरा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, बात करते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी की, जिसको शक विनाशक और इस सातवाहन साम्राज्य का संरक्षक शासक के रूप में कहा जाता है या माना जाता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, वो एक शासक ऐसा था जिसने कि शकों यानी क्षत्रपों को हराया और सातवाहन वंश की जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनर्स्थापित किया। यानी सातवाहन वंश जो कि कमजोर हुआ था, गौतमी पुत्र सातकर्णी के काल में वो अपने चरमोत्कर्ष काल में पहुंचा। और इसकी वो एक उपाधि थी, वो थी एक ब्राह्मण की उपाधि, यानी एकमात्र ब्राह्मण या आदित्य ब्राह्मण की उसने उपाधि धारण की, जो कि ये बताता है कि ये जो शासक हुआ ये वैदिक धर्म का संरक्षक रहा। ठीक है, यानी वैदिक धर्म या आपका सनातन धर्म का संरक्षक था। उसके बाद इसने साम्राज्य विस्तार किया अपना, जो कि सातवाहनों के साम्राज्य को अपने शिखर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये आपका PYQ हाईलाइट, मतलब कि ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शासक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, प्रत्येक पॉइंट में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही की पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। एक चीज़ बार बार पूछी जाती है, वो है आपकी नासिक शिलालेख या नासिक प्रशस्ति, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये प्रशस्ति की जो है ये लिखवाने वाली जो थी महारानी या ये थी जो गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम का जो शासक था, उसकी माता ने अपने पुत्र की उपलब्धियों को इस प्रशस्ति में लिखवाया, जिसे नासिक शिलालेख या नासिक प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी रचना करवाने वाली या लिखवाने वाली जो थी वो इनकी माता थी, किसकी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता, जिसका नाम गौतमी बालश्री था। ठीक है, जिसमें इसने गौतमी पुत्र सातकर्णी के चरित्र, उसके सैन्य अभियानों का उल्लेख किया। और इनकी एक महत्वपूर्ण परंपरा रही मातृ नाम परंपरा। सर ये क्या होती है? मतलब कि ये सातवाहन वंश के जो भी शासक हुए ये अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जिसको कि मातृ नाम परंपरा कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं समाज, शासन और परंपराओं की। तो इनका जो प्रशासन था यानी शासन व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि इनकी शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी कि जो भी शासन को हैंडल करने का काम था वो राजा के हाथ में था, सभी शक्तियाँ राजा के पास हुआ करती थी। इसके अलावा इनमें ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत की, जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विकास था। यानी कि इन्होंने धर्म 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 को बढ़ावा दिया। बौद्ध और आपने जो ब्राह्मण धर्म यानी कि सनातन धर्म को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी, इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि अनुदान दी, जिस पर इन्होंने किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगवाया। तो ये काम आपके सातवां वंश के शासकों ने किया। समाज की बात करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में इनका पुत्र अपनी नाम से पहले माँ का नाम लगाते थे, जिस प्रकार आप देख पा रहे हो गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी सातकर्णी उसका खुद का नाम है और गौतमी जो उनकी माता का नाम था। ठीक है, वैदिक और बौद्ध धर्म का संगम, यानी सातवां शासक वैसे तो वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया। बात करते हैं इस वंश के सातवां शासकों की वास्तुकला और स्थापत्य में इनका क्या योगदान रहा। तो आप स्तूप देख पा रहे हो, अमरावती के जो स्तूप है उनका निर्माण और विस्तार जो किया ये उन सातवां शासकों की देन है। ठीक है, मतलब अमरावती स्तूप का जो निर्माण है वो सातवां शासकों ने करवाया, जो कि उनकी कलात्मक उपलब्धि है। ये क्वेश्चन आता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया, जिसे आप नासिक या कारले की प्रसिद्ध गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं का निर्माण भी सातवां शासकों ने करवाया। कहाँ की? नासिक और कारले की जो गुफाएं हैं, चैत्य और विहार, इनका निर्माण भी इन्हीं शासकों ने करवाया, यानी सातवां वंश के शासकों ने करवाया। उसके बाद बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की, व्यापार की। तो जो इनका व्यापार होता था वो रोमन साम्राज्य के साथ इनके व्यापारिक संबंध रहे, यानी भारत से बाहर भी इनका समुद्री व्यापार प्रचलित था। इनकी जो करेंसी थी यानी मुद्रा थी, क्वेश्चन आता है तो सीसा और तांबा की मुद्राएं प्रचलित थी। ठीक है, और बड़े पैमाने पर हमें ये सिक्के मिलते हैं, तो सीसे और तांबे के सिक्के मिले। इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध बंदरगाह था ब्रगकच या भड़ोच नाम का, जो एक बंदरगाह पड़ता है, जो कि इनका समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। किनका? आपके सातवां वंश के शासकों का। ठीक है, भड़ोच बंदरगाह। इसके बाद बार बार आए हुए क्वेश्चन यानी पीवाई के ऊपर एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में चर्चा करते हैं। तो नासिक प्रशस्ति आपके संबंधित किससे है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, जो कि इसकी माता ने लिखवाई थी, हम पढ़ चुके हैं। अमरावती की जो स्तूप है या अमरावती कला है वो भी सातवां काल की है। मातृ नाम परंपरा भी सातवां वंश से संबंधित है, और शक विनाशक शासक भी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। इन चीज़ों को कर लीजिएगा याद। और बात करते हैं दक्षिण में सातवाहनों की स्थायी विरासत के रूप में हमें क्या क्या मिला। तो मौर्यों के बाद इन्होंने पहले सबसे बड़े और स्थिर साम्राज्य की स्थापना करी। सामाजिक रूप में इन्होंने भूमि अनुदान प्रथा, मातृ नाम परंपरा का पालन किया। इसके अलावा भारत और भारत के बाहर रोम तक इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा दिया आर्थिक रूप से, और सांस्कृतिक रूप से हमें बौद्ध और वैदिक धर्म को संरक्षण दिया। अमरावती इनकी कला का या इनकी जो कला शैलियों का अनूठा उदाहरण है, और बौद्ध गुफाएं भी हमें कहीं मिलती हैं इनकी। तो ये था आपका सातवां राजवंश, जो कि दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।